जो नीति निर्माता है, जो नीति नियंता है, वो विधानसभाओं और संसदों के अंदर बैठते हैं। वो तय करते हैं कि किसको क्या योजना मिलनी चाहिए। हम ये कहते हैं, भाई को बताया कि आज चांस की बात है कि यहाँ पे जो है लोग गांव से अपने धरना प्रदर्शन आए हैं, रोड नहीं तो वोट नहीं, क्योंकि भाई ने कहा नहीं यार सबसे पहले मैं वहीं से चलूंगा तुम्हारा प्रोग्राम। और अभी यहाँ पे बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार जी भी पहुँच गए हैं। यहाँ पे धनोल्टी के लोग अपने धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। आपका नाम? दिनेश नोटिया। जनता बच्चा पूछ रहा है, वोट गांव की रोड कहाँ है? जनता बच्चा पूछ रहा है, वोट गांव की रोड कहाँ है? नेता आते जाते रहेंगे, नेता आते। यहाँ पे विरोध किया जा रहा है, कोर्ट नहीं तो की परेशान है, उनकी आवाज़ उठाते हैं और गाँव पे पहुँचा नहीं है यार रोड। आप देख सकते हैं जिनकी आवाज़ हमेशा से बॉबी भाई उठाते हैं और जिनके लिए बॉबी भाई आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले धनोल्टी की सम्मानित जनता और बहुत सारी ग्राम सभा से लोग आए हैं, सभी को मेरा सादर प्रणाम। साथियों, आज बहुत बड़ी विडंबना है, आपको शायद पता होगा कि ये जो आज का हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है कार्यक्रम जनसंपर्क अभियान के तहत आज का जो हमारा रोड मैप था वो धनोल्टी से उसके बाद सोखोरी और आपको शायद पता होगा रोहतू की बेटी होती हुई पवार का तो हमारा जो सफर है। लेकिन जब मैंने भाई को बताया कि आज चांस की बात है कि यहाँ पे जो है लोग गांव से अपने धरना प्रदर्शन आए हैं, रोड नहीं तो वोट नहीं, क्योंकि वास्तव में मैं उसी गांव से हूँ जिस गांव के सब लोग हमारे यहाँ पे आए हैं। क्या धनोल्टी से मात्र 2 किलोमीटर दूरी पर वो गाँव है और वहाँ पे इंटर कॉलेज के वर्तमान में, लेकिन आज तक वहाँ पे 2 किलोमीटर रोड नहीं बन पाए, बहुत दुखद है। देश आजाद हो गया लेकिन आज भी हम आज जो तीरी है, आज भी जो राजशाही में तीरा है, आज भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो जब मैंने भोई भाई को ये बात बताई, भोई भाई ने कहा नहीं यार सबसे पहले मैं वहीं से चलूंगा तुम्हारा प्रोग्राम था मार्केट की तरफ जाने का, जनसंपर्क अभियान का। उन्होंने कहा सबसे पहले मैं जाऊंगा और वहीं से हम शुरुआत करेंगे। और भोई भाई ने कहा कि मेरा पूरा समर्थन है, जैसे भी होगा अगर हम सत्ता में आते हैं हम भोई भाई को समर्थन देते हैं, क्योंकि युवा नेता है सबको। बॉबी पवार वो नेता है, वो युवा है, आपका बेटा है, भाई है, इसके पास देने के लिए और बांटने के लिए दारू नहीं है, बांटने के लिए तो मांस मच्छी नहीं है, बांटने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन कोई भाई वो शख्स है, वो युवा है, इसके पास भ्रष्टाचार को लड़ने के लिए ताकत है। वो भी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कोई भाई सर्वप्रथम यहाँ पर क्षेत्र से आए हुए सभी आंदोलनकारी जो अपनी जन समस्याओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ पर प्रधान जी और हमारे साथ आए तमाम सहयोगी, मैं सबका हृदय की गहराई से हार्दिक धन्यवाद आपका करना चाहूँगा कि आप लोगों ने संघर्ष की राह पर इंसानों को जब अपने अधिकार नहीं मिलते, अपने हक हकूक जो उनके होते हैं वो नहीं मिलते, तो एक रास्ता बचता है, वो बचता है केवल संघर्ष का रास्ता। और मुझे खुशी है कि आप जैसे पिता तुल्य जो हमारे बुजुर्गगण हैं, आप लोग भी यहाँ पर अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये बात याद रखी जाएगी। जब हमारे गांव में रोड नहीं थी और उस रोड के लिए कौन लड़ रहे थे, तो वो ये बात याद रखी जाएगी कि 75 से 80 साल के बुजुर्ग वो भी धरने पर बैठे थे और यहाँ पर गोट गांव के लिए जो रोड जानी थी उसके लिए संघर्ष कर रहे थे। अब मैं थोड़ा ये बताऊं कि मैं तो अभी 2-2.5 महीने पहले ही जिस गांव में ये रोड जानी है मैं खुद पैदल यात्रा करके आया हूँ। मैं एक विवाह समारोह में मैंने देखा है, जब मार्केट खत्म होता है तो नीचे जब हम जाते हैं
तो कितनी चढ़ाई, और गांव की दूरी ज़्यादा नहीं है, गांव की दूरी ज़्यादा नहीं है, पर चढ़ाई इतनी ज़्यादा है कि उसमें लगभग 1 घंटा लग जाता है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज ये अगर कमी है तो हमारे जनप्रतिनिधियों की कमी है। अभी हाल ही में सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई थी कि मेरा गांव मेरी सड़क। उस योजना में यदि यहाँ के जनप्रतिनिधि अगर सक्रिय होते, अगर वो सुसुप्त अवस्था में ना होते, तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अन्य जिलों में मेरे गांव मेरी सड़क योजना के तहत लोगों ने अपने गांव तक छोटे छोटे 2-2, 2.5 किलोमीटर के मोटर मार्ग अपने गांव तक पहुंचाए हैं, तो मुझे लगता कि गोड गांव की भी रोड उस दौरान पहुंच जानी चाहिए थी। पर यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने ये निष्क्रियता दिखाई। पर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग जिस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं, ये संघर्ष काफ़ी पुराना है। जिस प्रकार से मैं इस पत्र को पढ़ रहा था, इसमें लिखा है कि 20 वर्षों से संघर्ष चल रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य आज है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी पूरे देश भर में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, और अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, पर कई गांव आज हमारे भी मुख्य धारा से नहीं जुड़े हुए हैं। अभी हाल फिलहाल में हफ्ते भर पहले हम उत्तरकाशी दौरे पर थे, और उत्तरकाशी के सुदूर सांकरी नेटवर्क दौरे पर थे। वहां पर भी यही हाल है। वहां पर कई गांव ऐसे जहां पर आज बिजली भी नहीं है। तो दुर्भाग्य हम सबका यह है कि जब हम अपने लोगों को, अपने बीच के ऐसे लोग जो समाज का नेतृत्व कर सके, उन लोगों को हम विधानसभाओं या संसद के अंदर नहीं भेज पा रहे हैं। हम केवल और केवल धनबल और बाहुबल के आधार पर वोट कर रहे हैं। हम केवल लोभ प्रलोभन में आकर वोट कर रहे हैं। इसलिए आज हमारे जो पूरे देश या प्रदेश के कई गांव ऐसे हैं जो आज मुख्य धारा से नहीं जुड़े हुए हैं। इसमें ये हमारा ही दुर्भाग्य है कि आज जहां जरूरत ये थी कि लोग कह रहे हैं कि चांद पर पहुंच गए। अरे चांद पर तो पहुंच गए, पर धरती पर रहने वाले जो हमारे साथ के मानव है, हमारे समाज के बीच के जो लोग हैं, क्या उनको तुमने पानी, बिजली, सड़क ये व्यवस्थाएं करवा दी? नहीं। इसका जवाब सरकारों के पास नहीं है। वो चांद पर भी पहुंचेंगे, वो दूसरे मंगल पर भी पहुंचेंगे, और हम तो ये कहना चाहते हैं कि चांद पर भी तब जाना सही रहेगा जब इस धरती पर निवासरत सभी एक एक व्यक्ति, वो कोई भी वो प्रदेश के या देश के किसी भी अंतिम छोर पर रहता हो, उसके लिए मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। अब तो ये है, पहले क्या थी? बिजली, पानी, सड़क। जब देश आजाद हुआ था तो हमारी सरकारों का टारगेट रहता था कि पूरे भारत देश में अंतिम छोर तक पूरे गांव में बिजली, पानी और सड़क पहुंचा दी जाए। ये मूलभूत सुविधाएं होती थी। देश आगे बढ़ा। कुछ वर्षों में 20-25 वर्षों के बाद एक नया नारा दिया गया, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। उस और बड़े। ठीक है, देश तरक्की कर रहा है, परंतु जो आजादी के बाद से जो स्लोगन दिया गया था कि हमारे देश के दूरस्थ गांवों में बिजली, पानी और सड़क जो पहुंचनी थी, वो आज भी कहीं तक नहीं पहुंची है। तो मुझे ये लगता है कि ये हम सबका फेलियर है, हम सबका दुर्भाग्य है। इसकी जिम्मेदारी हमें खुद लेनी पड़ेगी। अगर आने वाली पीढ़ी हमें कोसती है कि आप लोगों ने क्या किया, तो उसकी जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी। पर तब भी हम लोग तो जिम्मेदारी लेंगे, पर जो लोग घर पर बैठे हुए हैं, जो लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं, वो लोग ज्यादा जिम्मेदार हैं। आज भले ही ऐसे विषम परिस्थितियों में आप अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, कल आपके पास जवाब होगा। अगर आने वाली पीढ़ी पूछेगी थी आपने क्या किया, तो आप बोल सकते हैं कि हम तहसील में जाकर हमने धरना किया, हमने प्रयास किए। आपका जो एक प्रयास है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे पास जो संवैधानिक अधिकार है, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर सकते हैं, अपने अधिकारों के लिए भूख हड़ताल कर सकते हैं। उस संवैधानिक दायरे में रहकर आप लोग काम कर रहे हैं, उस संवैधानिक दायरे में रहकर आप लोग अपना संघर्ष कर रहे हैं। पर आज जो ये संघर्ष करने का दायरा है, जो सड़कों पर लड़ने का दायरा है, जो ज्ञापन देने का एक दायरा है, पुतला दहन करने का दायरा है, रैली करने का दायरा है, ये एक सीमित दायरा है। आज हमारे बुजुर्गगणों को भी समझना पड़ेगा, और आज हमारे युवा साथियों को, हमारी मातृशक्ति को समझना पड़ेगा कि ये सड़कों पर लड़ने का एक सीमित दायरा है। हमारे जो नीति निर्माता है, जो नीति नियंता है, वो विधानसभाओं और संसदों के अंदर बैठते हैं। वो तय करते हैं कि किस गांव में सड़क होनी चाहिए, वो तय करते हैं कि किस गांव में पानी होना चाहिए, वो तय करते हैं कि किसको क्या योजना मिलनी चाहिए। हम ये कहते
गरीब परिवार से उठा हुआ बालक हूँ। और लंबे समय से जब हम तैयारी कर रहे थे और तैयारी करते करते जब हमारे बीच के कुछ ऐसे धन्ना सेठ जिनके पास पैसों की कमी नहीं थी, कोई ठेकेदार, कोई ऐसे जनप्रतिनिधि, कोई प्रॉपर्टी डीलर, वो नौकरी खरीद कर वो नौकरी लग रही थी। हम लोगों ने उसके लिए संघर्ष किया। आप सभी के बच्चे देहरादून में हमारे साथ आए और हमारा सहयोग करा, तब जाकर हम इस तानाशाही सरकार को झुका पाए। जो सरकार ये कहती थी कि हम पारदर्शी रूप से पूरा काम कर रहे हैं, उस सरकार को अंततः झुकना पड़ा। और 100 माफिया, लगभग 100 माफिया, परीक्षा माफिया जो जेलों के अंदर आज डाले हैं, वो सब आप लोगों के बच्चों के और हम सब की मेहनत से। उसके बाद जब बात नहीं बनी, युवाओं ने देहरादून को जाम कर दिया, युवाओं पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया, युवाओं पर झूठे मुकदमे लगाए गए, युवाओं को जेलों के भीतर डाला गया। पर युवाओं ने हार नहीं मानी। युवाओं ने तब तक हार नहीं मानी जब तक सरकार को मजबूर नहीं कर दिया कि वो नकल रोधी कानून वहां पर लागू। आज युवाओं की बदौलत, युवाओं के संघर्ष की बदौलत नकल रोधी कानून लागू हो चुका है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम सब युवा, आपके बच्चे और हम सब मिलकर संघर्ष करते हैं और उस संघर्ष की बदौलत उत्तराखंड में नकल रोधी कानून लागू हो जाता है, और उसी नकल रोधी कानून को अभी हाल फिलहाल में 1 महीने पहले भारत की राष्ट्रपति सिग्नेचर करके पूरे देश में लागू करती है, तो क्या हम अपनी इन मांगों के लिए, इन सड़क की मांग के लिए, मूल निवास की मांग के लिए, भू कानून की मांग के लिए या शिक्षा स्वास्थ्य की मांगों के लिए क्या हम संघर्ष करके वो लागू नहीं करवा सकते? करेंगे। और हम ये कहना चाहते हैं कि इसके लिए हम लोगों के बीच से ही कोई व्यक्ति अगर जाएगा, अगर उठकर जाएगा, तो कम से कम, अगर सरकार नहीं कर रही है, आप लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन लिखा, जिलाधिकारी कुछ नहीं करेगा, आप मुख्यमंत्री के पास जाओगे, पर मुख्यमंत्री भी जब सुना कर देगा तो आप कहां जाओगे? फिर आपकी बारी आती है कि प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी जाए, पर प्रधानमंत्री जी, पूरे देश से लाखों चिट्ठियां आती है एक दिन में, प्रधानमंत्री जी देख नहीं पाएंगे। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इसी उत्तराखंड से, इन्हीं 5 लोकसभा सीटों से कोई ऐसा व्यक्ति जो संसद के अंदर बोलने की ताकत रखता हो, जो सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की ताकत रखता हो, यदि कोई यहाँ से वहां होता तो ये जरूर, जिस चिट्ठी का संज्ञान प्रधानमंत्री नहीं लेते, उसको वो सदन के अंदर रखते और पूरे देश के सांसद देखते कि क्या हाल है। राज्य की देवभूमि कहा जाता है, जिसे कहा जाता है कि ये देवों की भूमि है, यहाँ पर 4 धाम हैं, यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या उस राज्य में ये हाल है? ये प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में जाता। तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, अभी तो हो सकता है आप लोगों के सम्मुख यहाँ पर प्रशासन के कई अधिकारी आएंगे, आपको समझाएंगे कि आप चुनाव का बहिष्कार मत करिए, वो समझाएंगे, क्योंकि ये हमारे देश के लिए ये शर्मनाक बात है कि कोई भी एक ऐसा अधिकार यहाँ के लोगों के पास है, यहाँ की जनता के पास है, जिसे वो बात अपने उन लोगों को उसके माध्यम से चुनते हैं जो देश के निर्माता है, जो नीति नियंता है। आज ये शर्म की बात देश को होगी कि अगर कई जगह के लोग अगर चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, कितने बड़े शर्म की बात है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपके बीच प्रशासनिक अधिकारी आएंगे, हो सकता है तहसीलदार, SDM आएंगे, ज्यादा आप लोग नहीं माने तो हो सकता है जिलाधिकारी आए, पर वो मनाएंगे कि चुनाव का बहिष्कार मत करो। और मैं भी यही कहना चाहूंगा कि जिन ताकतों ने, जिन राजनीतिक दलों ने आप लोगों को अनदेखा किया है, आप चुनाव बहिष्कार करके उनको ज्यादा मजबूत मत करिए, आप उनके खिलाफ मत डालकर उनको धाराशाही करिए। मैं ये कहना चाहता हूं, और इसके लिए आप लोगों के बीच से ही, मैं बॉबी कुमार भी एक आपके बीच टिहरी लोकसभा संसद के लिए एक सदस्य हूं, एक प्रत्याशी हूं, तो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों के बीच आया। मुझे रामगौड़ जी ने कहा था कि वहाँ पर आज धरना चल रहा है, तो हमने कहा कि मार्केट तो बाद में जाएंगे, पर पहले उन लोगों को समर्थन दे के आते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये अच्छी मांगे हैं, ये आज अपने समाज के बीच की, अपने जनहित की मांगे हैं। ऐसी मांगों के लिए हम हमेशा ही आगे रहे हैं और ये विश्वास भी दिलाते हैं कि आगे भी चुनाव के परिणाम कुछ भी रहे, और आप लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ा जाएगा। और संघर्ष तब तक किया जाएगा जब तक आप और हम जीत ना जाए इन मांगों के लिए। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग इस बार अपने इस बच्चे पे आशीर्वाद रखिए, अपने इस बच्चे का सहयोग करिए,
तभी जाकर हम इन क्षेत्र समस्याओं को आगे उजागर कर पाएंगे, आगे उठा पाएंगे, जिससे कि हम लोगों को, हमारे क्षेत्र को जरूर मजबूती मिलेगी और जरूर हम अपने उस क्षेत्र को जो आज भी मुख्य धारा से पीछे छूटा हुआ है उसे मुख्य धारा में जोड़ने में कामयाब होंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इस आंदोलन को, इस धरने के लिए हमारा पूर्ण समर्थन है और मैं तो उस गांव की खुद अपने पैरों से वो रास्ता नाप के आया हूं और मुझे पता है कि कितनी चढ़ाई वहाँ से चढ़ने में है, कितनी समस्याएं वहाँ से चढ़ने में होती है। अगर कोई बीमार हो गया, पहाड़ों में अस्पतालों के आप स्थिति देख रहे हो, हमारे माँ बाप जो पहाड़ों में रहते हैं, गांव में रहते हैं, उनका रात दिन का काम है कि वो घास काटने जाएंगे, लकड़ी के लिए जाएंगे, और घास काटते हुए, लकड़ी काटते हुए अगर कहीं गिर गए, अगर थोड़ा भी फ्रैक्चर हो गया तो उन्हें यहाँ पर एक एक्सरे मशीन नहीं मिलेगी, उन्हें देहरादून या ऋषिकेश की दौड़ लगानी पड़ेगी और वहाँ भी बेड नहीं मिलते। इतनी बद से बदतर स्थिति में हमारी इस उत्तराखंड की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा और ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आप लोग जरूर इस बार समर्थन करिए। इन लोगों ने जिन्हें हमारे समाज को अलग कर दिया है, दरकिनार कर दिया है, उन्हें मुख्य धारा से अलग कर दिया है, उन लोगों को सबक सिखाने के लिए हम मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सकलाना की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, और सकलाना की मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सड़क की मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, और सकलाना की क्रांतिकारी जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो उस औरत का क्या होता, उसके बहुत बुरा हालत होते। हमारे नौजवान बच्चे गए उस औरत को चारपाई में 8 किलोमीटर सड़क पर लाए और उसके बाद ये बड़ी मुश्किल से कन्वेंस मिली और तब उसे है कि देहरादून तब जाके उसका स्वास्थ्य जो है और चारे में भी यही मिला थे। अगर वहाँ सड़क होती तो उस बेचारी का ये है कि तो ऐसी समस्या है। आपके गांव से तो नीचे के लिए भी अगर कट जाए ना, वो भी नजदीक पड़ेगा। दूसरा क्या है, माल देवता वाला दूसरा क्या है कुमार जी, ये है कि विधायक हो या सांसद हो, वोट लेने आते हैं, कहते हैं नमस्कार जी, और जहाँ हमने वोट दिया उसके बाद बोल जाते हैं। उसके बाद उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। आपके यहाँ सड़क हो या ना हो, आप मर रहे हैं, आप कोई मतलब नहीं, आप जी रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं। तो ये जो है मतलब ये जो राजनीतिक सरकार कर रही है, कोई भी कराए जो है मतलब वोट बैंक की राजनीति है। पिछली बार भी हमने जो है आश्वासन दिया, सबसे पहले इस व्यवस्था को करेंगे और आज विधायक बनने के बाद हम चाहे मर रहे हैं चाहे जी रहे हैं, उन्होंने आज तक हमारे कोई सुध नहीं। उन्हें समाचार पत्र के माध्यम से फोन कर दो कि भाई हम बैठे हैं, आप यहाँ हमारे साथ बैठो। अगर सरकार नहीं दे रही है, आप बैठो, आप हमारे जनप्रतिनिधि है। अगर सरकार नहीं माने तो आप साथ बैठो, उन्हें ये बताइए ना। देखो नेता के लिए तो सबसे बड़ी जनता है ना, जिस जनता ने चुना है, तो उन्हें बोलिए कि अगर आपकी बात नहीं मान रहे मुख्यमंत्री या सरकार नहीं मान रही, आप हमारे साथ बैठ जाइए, तब तो मानेंगे। विधानसभा के अंदर बात उठनी चाहिए थी, तो नहीं उठी, तो ये बड़ा विडम्बना है। और उस टाइम उन्होंने कहा कि बिल्कुल सबसे पहले आपकी सड़क है। वो अपने बेचारे इस बंगले में सो रहे हैं और ये जनता ये देखो आज हमारी पिछली बार बोला